हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ईस्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 2, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो पहले हम देखते हैं ओवरव्यू, हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट में, कि डेमोक्रेसी में कोई भी रूलर या गवर्नमेंट अपना मन का जो उसके मन में है वो नहीं कर सकता, अपना मन का मर्जी नहीं कर सकता है। उसको कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, और सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, सिर्फ रूलर्स को ही नहीं, इवन सिटीजन्स को भी कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल होते हैं जो कि गवर्नमेंट चाहे सिटीजन दोनों को फॉलो करने होते हैं। तो उन्हीं बेसिक रूल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the right of the citizens, the power of the government and how the government should function. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक रूल्स है, पहली बात। सेकंड बात कि ये हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है, हमारे कंट्री का ये सुप्रीम लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है कि सिटीजन का राइट क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या पावर होगा और क्या कैसे वो फंक्शन करेगा। तो इन अ वन सेंटेंस वी कैन से दैट इट इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is a set of basic rules that determine the rights of the citizen, the powers and the function of the government, and it is also called supreme law of the country. ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। ठीक है, फिर हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, कैसे उसको ड्रॉ मतलब कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है उनको, किस तरह से बनाता है। फिर क्या वैल्यू होता है जो कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करता है, मतलब किस किस वैल्यूज़ के बेसिस पे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एंड वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार बन गया तो कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। एक बार बन चुका है लेकिन बाद में टाइम बदलता है, कुछ हमारी सोसाइटी में बदलाव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में इसके आंसर देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से, जिसने हाल में ही 1994 में जिसने कि अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, तो उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने मिलकर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या है, मतलब किस बेसिस बना है। फिर उसमें क्या ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सिटीजन एंड गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। अब है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, पहला टॉपिक। तो यहाँ पे साइड में जो आपको दिख रहा है फोटो, नेल्सन मंडेला है, उन्हीं का बगल में स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट एंड ब्लैक डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेशन मीन्स वर्चस्व, वाइट के खिलाफ भी ब्लैक के खिलाफ भी, वाइट एंड ब्लैक बोथ डोमिनेशन के खिलाफ मैंने फ़ाइट किया। और मैं उन्हीं एक ऐसे आइडियल को, एक ऐसे सोसाइटी को जो कि एक डेमोक्रेसी का क्या हो, आइडियल हो, और फ्री सोसाइटी हो जहाँ पे कि हर लोग, ऑल पीपल जो हैं वो हारमोनी के संग रहते हैं एंड
उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, सबको बराबर मौका मिलता है हर चीज़ में। और ये वही आइडियल है जिसके लिए मैं जीने की आशा रखता हूँ और जीना और आगे इसको पाना चाहता हूँ। और इन आइडियल के लिए अगर मुझे मरना ही पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। ऐसा कहना था नेल्सन मंडेला का। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला थे कौन? तो नेल्सन मंडेला कौन थे? उसके पहले साउथ अफ्रीका जो था, हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह ही इंग्लैंड का एक कॉलोनी था। ठीक है, उसका उपनिवेश मतलब कि उसको भी इंडिया की तरह इंग्लैंड ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडिया के से थोड़ा अलग वहाँ का सिचुएशन था। इंडिया में क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पे कब्जा किए, ठीक है, उसको कॉलोनी बनाए, बट आफ्टर सम टाइम 1947 में फाइनली वो लोग चले गए। यहाँ पे परमानेंटली सेटल वो लोग नहीं हुए, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो लोग परमानेंटली सेटल हो गए और वहाँ पे उन लोग का अपना गवर्नमेंट बन गया वाइट लोगों का। ठीक है, तो वो लोग वहाँ के जो नेटिव लोग थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे, काले लोग, और जो कलर्ड लोग थे जो कि मिक्स्ड रेस के थे, ना अधिक गोरे ना काले, ठीक है, मिक्स्ड थे। एंड जो इंडियन थे वो इंडियन जिनको उन्होंने एज अ लेबर मजदूर की तरह इंडिया से साउथ अफ्रीका ले गया था काम करने के लिए। तो ब्लैक को, कलर्ड को, इंडियंस को वो लोग जो अपने आप से छोटा, नीच समझते थे, इन्फीरियर समझते थे और उनके संग डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो इसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो नेल्सन मंडेला थे वो फाइट कर रहे थे। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए वो फाइट कर रहे थे। तो इसी पॉलिसी के अगेंस्ट फाइट करने के कारण, अच्छा, इस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपार्टाइड। ठीक है, इसको ये चीज़ बोला जाता है। तो इसी के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे थे। तो क्या होता है कि उस समय जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट होता है वो इन पे देशद्रोह का केस चलाता है और उनको और उनके साथ अन्य साथी 7 अदर लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, आजीवन जेल का सज़ा उनको दे दिया जाता है 1964 में। ठीक है, तो वो अगला 28 साल 1964 से अगला 28 ईयर्स साउथ अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रॉबिन आइलैंड में उनका टाइम जो है 28 साल गुजरता है। ठीक है, उनका क्या दोष था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। बस इनका यही एक उनका अपना दोष था, बाकी कुछ और उसके अलावा कुछ उनका दोष नहीं था। अब यह मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट का भी परमिशन है। इंडिया में डिफरेंट कास्ट है, थोड़ा बहुत आज भी, इवन काफ़ी ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत आज भी सोसाइटी में एक कास्ट का अपना इम्पैक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इसको ऑफिशियली नहीं मानता है ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग यहाँ जो सब है सब इक्वल हैं। बट उस टाइम में साउथ अफ्रीका में जो वाइट गवर्नमेंट था वो ऑफिशियली जो है वो वाइट लोगों को सुपीरियर कर रहा था और ब्लैक लोगों को इन्फीरियर कर रहा था। अब यहाँ एक पोस्टर दे रखा है, उसको देखते हैं हम लोग। डेंजर, natives, Indians and colorates, if you enter this premises at night you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse, you have been warned. जो भी नेटिव है, काले लोग, इंडियंस है, कलर रेड है, अगर वो नाइट में यहाँ पे इंटर करते हैं, उनको जो आर्म गार्ड्स हैं वो उनको देखते ही गोली मार देंगे और उनको खोया हुआ एज ए मिसिंग उनको लिस्ट कर दिया जाएगा। और जो उनका जो बॉडी होगा गोली मारने के बाद, उसको जो हिंसक कुत्ते हैं, खूंखार कुत्ते, वो उसको खा जाएंगे। तो इस तरह का वार्निंग साउथ अफ्रीका में नेटिव को, इंडियंस को और कलर रेड को दिया जा रहा था। तो अपार्टाइड डिवाइडेड द
people and labeled them on the basis of skin color. स्किन के कलर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो मैंने बताया है कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो कौन थे, ब्लैक, काले लोग थे, और करीब 75% 3/4 पॉपुलेशन उन्हीं का है। और ये जो कलर्ड है इंडियंस एंड नेटिव, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला होता। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो अपार्टाइड सिस्टम है, खासकर पार्टिकुलरली ऑपरेसिव दमनकारी ज़्यादा परेशान करने वाला था ब्लैक्स लोगों के लिए। काले लोग पे, मतलब काले लोग से उन लोग को अधिक नफरत था, ठीक है। ब्लैक्स लोग को वाइट एरिया में रहना मना था। वाइट के लिए, ब्लैक के लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ क्या, ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, ये पब्लिक टॉयलेट, ये सब क्या था, अलग अलग था। इस पॉलिसी को बोला जाता है सेग्रीगेशन, मतलब कि अलग करना, वाइट को अलग करना और ब्लैक को अलग करना, ठीक है। इवन जो चर्चेस था वो भी दोनों के लिए अलग अलग था। और ब्लैक लोगों को ये एसोसिएशन मानने का पावर नहीं था, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो मतलब उनको जो फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक राइट एक ह्यूमन को मिलता है, वो भी उनको वहाँ पे नहीं था, सब कुछ अलग था, ठीक है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाई लॉज this bathing area is reserved for the sole use of member of the white race group, ओके। साफ लिखा है कि जो ये एरिया है ये सिर्फ सफ़ेद लोगों के लिए ही है। तो खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे, ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। नाइन 1950 से 1950 से क्या हुआ, मतलब कि इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट प्रोटेस्ट को दबा दिया जा रहा था। लेकिन 1950 से क्या हुआ कि जो ब्लैक लोग थे, कलर्ड थे, जो इंडियंस थे, वो लोग कंबाइंडली जो है वो इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिए हैं। और ठीक है, वो लोग प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक निकालें, और उन लोगों को लीड करने वाला एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, ठीक है। इस एसोसिएशन में काफ़ी दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, काफ़ी वर्कर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी इसमें शामिल थे। इवन कुछ वाइट लोग जो कि सेंसिटिव थे, जो कि और लोग की तरह डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं करते थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। इस पॉलिसी का पूरे दुनिया भर में जो डिफरेंट कंट्री थे वो इसका निंदा कर रहे थे कि हाँ ये बिल्कुल अनजस्ट है, रेसिस्ट है। लेकिन फिर भी जो वाइट गवर्नमेंट था वहाँ का, वो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, ब्लैक कलर इंडियंस को मार रहा था, पीट रहा था, उनको डिटेन, जेल में पकड़ रहा था। मतलब उसका जो बर्बरता है वो कंटिन्यू चल रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि उनका जो बर्बरता है वो कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन जब ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया तो उनको एक टाइम के बाद समझ में आ गया कि अब जो है बिना कुछ उपाय निकाले, कुछ समझौता किए, नेगोशिएशन किए, जो समस्या का हल निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट रियलाइज्ड that they could no longer keep the blacks under rule through under their rule through repression। उनको दबा के अब अपने रूल में रखना पॉसिबल नहीं है।
ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ चुका था। तो फिर गवर्नमेंट को मजबूरी में अपना जो पॉलिसी था वो बदलना पड़ा। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो भी भेदभाव वाले लॉ थे उनको रिपील किया गया। पॉलिटिकल पार्टी पे, मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था उसको लिफ्ट कर लिया, मतलब वो हटा लिया गया। और नेल्सन मंडेला, जिनको कि 1964 में लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था, उनको फ्री कर दिया जाता है। तो वो जेल से 28 ईयर्स के बाद, मतलब कि 1992 में जेल से एज अ फ्री मैन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। एंड फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का न्यू नेशनल फ्लैग, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का अनफर्ड किया था। मतलब कि 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में एक नया डेमोक्रेसी का जन्म होता है, जिसका अपना एक नया फ्लैग, जो आज फ्लैग है साउथ अफ्रीका का, वही फ्लैग अनफर्ड किया जाता है। और फाइनली जो अपार्टाइड सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। द अपार्टाइड सिस्टम केम टू एन एंड, पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल मतलब क्या, जिसमें डिफरेंट रेसेस के लोग, वाइट लोग भी एंड ब्लैक, दोनों मिल के और गवर्नमेंट को चलाने वाले थे। तो 26 अप्रैल 1994 को फाइनली जो साउथ अफ्रीका है एक नया डेमोक्रेसी बन जाता है। ठीक है। तो हाउ डिड दिस कम अबाउट? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. तो जो नया साउथ अफ्रीका बना, जो कि अब बिल्कुल अपार्टाइड सिस्टम फ्री था, अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहाँ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट था, उसके नए प्रेसिडेंट कौन थे? वही व्यक्ति जो 28 साल तक जेल में रहा था, नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। राइट। ठीक है। उनका स्टेटमेंट था, क्या था देखते हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्टाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। जो ऐतिहासिक दुश्मन थे वो लोग एक समझौता करने में सफल हो गए, और एक जो अपार्टाइड से, एक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वाले टाइम से अब एक डेमोक्रेसी में चले हैं, क्योंकि उन दोनों वाइट को भी ब्लैक को भी जो एक दूसरे में अच्छाई उसके प्रति विश्वास था। ठीक है, कि हाँ हम लोग मिलकर अच्छा कर सकते हैं। माई विश इज़ डैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। और मेरा ये इच्छा है कि साउथ अफ्रीकन कभी भी अच्छाई में जो उनका विश्वास उसको खोए नहीं। बट डैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द आवर डेमोक्रेसी। और हम लोगों को, मतलब अफ्रीकन्स को, ह्यूमन बींग में, मानव में उनका जो विश्वास है उसको कायम रखना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। और यही जो है विश्वास जो दूसरे के प्रति है, वाइट का ब्लैक के प्रति और ब्लैक का वाइट के प्रति, यही हमारे डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन, मतलब कि नींव, फाउंडेशन है। ठीक है, ये बात उनका बोलना था। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ा। ठीक है। तो जब वहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका आ गया, तो जो ब्लैक लीडर थे वो लोग अपने ब्लैक मतलब कि लोगों से अपील किए कि वाइट गोरों को, श्वेत लोगों को उनके एट्रोसिटीज़ के लिए, उनके अत्याचारों के लिए उनको माफ़ कर दें। ठीक है। आज पावर में तो ऐसा नहीं कि आप उन पे दमन शुरू कर दें, आप उनको माफ़ कर दें। उनका बोलना था कि चलो कि हम लोग एक ऐसे नए साउथ अफ्रीका बनाएं जो कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रेस पे बेस्ड हो, इवन मेन एंड वुमेन पे, जहाँ पे सब रेस के लोग बराबर हैं, मेन एंड वुमेन बराबर है, जहाँ पे जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हो, लोकतांत्रिक मूल्यों पे हो, सोशल जस्टिस पे हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, और ह्यूमन राइट्स पे हो। ठीक है। जो आज तक क्या हुआ उसको भूलो, अब भूल के अब जो है एक न्यू साउथ अफ्रीका का निर्माण करो जहाँ पे इक्वालिटी हो अमंग ऑल रेसेस, अमंग मेन एंड वुमेन, एंड it should be based on democratic values, social justice and human right. ठीक है। तो उसके बाद जो है अब जो कि वो एक अब डेमोक्रेसी बन चुका था, तो
डेमोक्रेसी बन गया था तो उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए था दोनों पार्टी जो कि द पार्टी डैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी डैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों पार्टी मिलके, ब्लैक वाइट दोनों मिलके वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है।